शहरयार बख्श शाह, अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। वैसे किस अंधे ने तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बनाया होगा? लगता है वो अकल से पैदल था, जभी तो तुम्हें इस कंपनी की जिम्मेदारी सौंप गया। वरना तुम जैसे दूसरों की बातों में आने वाले को कोई पागल ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है, और कोई नहीं। वो पूरे 2 दिन से शहरयार के बारे में इंफॉर्मेशन जमा कर रही थी। सिर्फ अपने शाह साईं पर यकीन ना करने की वजह से वो उसे ऐसी सज़ा देना चाहती थी कि उसे हमेशा याद रहे कि उसने किस पर भरोसा नहीं किया और किस पर इतने बड़े इल्ज़ामात लगाए थे। जब वो सारी इन्फॉर्मेशन जमा करने में कामयाब हो गई तो यहाँ उसके कंपनी के आगे आकर खड़ी हो गई। अब उसे इंतज़ार था तो अपनी टीम का, जो उसके बचपन के दोस्त थे, एजेंट एन। वो गौर से सामने शहरयार बख्श शाह के ऑफिस की बुलंद इमारत को देख रही थी। पीछे से अपना कोड वर्ड में नाम सुनकर वो तेज़ी से पीछे मुड़ी तो सामने एक अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ी लड़की और 17 साला लड़के को देखकर वो खुशी से चीखते हुए आगे बढ़ी और उन दोनों को गले लगाती उछलने लगी। वो लड़की का नाम लेने ही वाली थी कि लड़की ने उसे आंखें दिखाई तो वो हंसती हुई अपनी बात अधूरी छोड़कर दोबारा शुरू करते हुए बोली, एजेंट एम, एजेंट एस, पहले तो तुम दोनों अपना चेहरा ढांप लो ताकि वो हमें पहचान ना सके। और एजेंट एस, तुम उसके नेम प्लेट को ख़राब करोगे और मैं न्यूज़ रिपोर्टर्स के सामने खड़ी होकर उसके कारनामे चीख चीख कर सबको सुनाऊंगी। सबको उसकी असलियत से आगाह करूंगी। जो इस कंपनी से प्रोडक्ट्स लेता है उन्हें डराऊंगी ताकि इस अंधे बेगैरत शख्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो। उसे इन्फॉर्मेशन लेते पता चला था कि शहरयार बख्श शाह की कंपनी मेकअप प्रोडक्ट्स बनाती हैं और एक प्लान के तहत वो यहाँ आई थी। अब अपना चेहरा मेकअप से बेहद स्याह किए खड़ी वो उन दोनों को समझा रही थी, एजेंट एंड आई एम रेडी। एजेंट ने उससे माइन खेजी से मुस्कुराकर पुरस्कार लहजे में उसे देखते हुए कहा, वेरी गुड माई टाइगर्स ब्रो। लड़के के कंधे पर प्यार से थपकी देकर वो अब लड़की की तरफ मुतवज्जो हुई जो सब न्यूज़ चैनल वालों को कॉल कर रही थी। एजेंट एन, सब कुछ रेडी है, कुछ ही देर में सभी न्यूज़ चैनल वाले यहाँ पहुँच जाएंगे। जब तक अपना ड्रामा शुरू कर दो। वो लड़की संजीदगी से बोली। उस वक्त नूरे हरम को पता नहीं क्यों उसे उस लड़की की तबीयत ठीक नहीं लगी। वो यकदम परेशानी से आगे बढ़ी, एजेंट एम, आर यू ओके? नूरे हरम की नज़रें उसके जर्द चेहरे पर परेशानी से गड़ी हुई थी, जबकि वो लड़की बेजारी से उसे देखते हुए वहाँ से जाने का इशारा करने लगी। आई एम फाइन, तुम जाओ और अपना चार्ट संभालो। लड़की की बात पर वो तेज़ी से संजीदगी से उस जानिब बढ़ी जहाँ न्यूज़ चैनल वाले इकट्ठे हो रहे थे, जबकि वो लड़की अब चेहरे पर बेजारी की जगह सोगवारी सजाए पास पड़े एक बेंच पर जा बैठी। एस शाह प्रोडक्ट्स को बंद करो, बंद करो। हाथ में बैनर उठाकर वो गला फाड़ फाड़ कर शहरयार बख्श शाह के ऑफिस के बाहर खड़ी न्यूज़ चैनल्स के साथ साथ आवाम को भी जमा करने में कामयाब हो चुकी थी। अगर आप भी इस सफ़ेद रंगत की बजाय हमारी स्याह रंगत की तरह काला रंग चाहते हैं जो इस एस शाह प्रोडक्ट्स की बदौलत मुझ गरीब को मिला है, तो आकर इन प्रोडक्ट्स को खरीदिए। अगर नहीं चाहते तो यहाँ आकर हमारा साथ दें, हमें इंसाफ दिलवाने में हमारी मदद करें। वो चीख चीख कर बोल रही थी, मिस, क्या ये आपकी रंगत सच में एशिया प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने की वजह से ऐसी हुई है या बात कुछ और है? एक न्यूज़ एंकर ने आगे बढ़कर उसके आगे माइक करते हुए पूछा तो वो पहले उसे बेबसी से देखने लगी। वो उस वक्त इतनी खूबसूरती से एक्टिंग कर रही थी कि वहाँ मौजूद किसी भी शख्स को उस पर शक नहीं हो रहा था कि वो नाटक कर रही है। दूसरी कसर उसकी मेकअप ने पूरा कर दिया था, जो इतनी महारत से किया गया था कि लग ही नहीं रहा था कि मेकअप है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे एशिया प्रोडक्ट्स की वजह से ये सुर्ख और स्याह हो गया था। क्या हम झूठ बोल रहे हैं? क्या हमारी ये स्याह रंगत हमने जानबूझकर ऐसी बनाई है? भला कौन अपने चेहरे को बिगाड़ सकता है, वो भी तब जब रिश्ता आने वाला हो? हमारे लिए कल हमें देखने वाले लड़के आ रहे हैं और आप अब सब बताएं, हम इस स्याह चेहरे के साथ उनके सामने कैसे जाएंगे? वो माथे पर हाथ रखते ज़ोर ज़ोर से चीखती रोने लगी तो सभी न्यूज़ चैनल वालों ने उस मंजर को अपने कैमरे की आंख में महफूज किया। दूसरी तरफ शहरयार बख्श शाह को भी नीचे हो रहे तमाशे का पता चला तो उसने टीवी ऑन कर दिया और सामने खड़ी छोटी सी लड़की को देखने लगा जो चीख चीख कर उसके खिलाफ जहर उगल रही थी और सबको बदजन कर रही थी। सर, अगर इस लड़की का हंगामा हमने जल्द सर्द नहीं किया तो हमारे लिए करोड़ों के नुकसान का बाइस बनेगी। ये लड़की सुबह से यहाँ खड़ी हंगामे किए जा रही है, उसका सेक्रेटरी उसे बताने लगा, जबकि वो गौर से उस लड़की के नकूश देख रहा था जो उसे कुछ जाने पहचाने से लगे। तभी दिमाग में एक झमाका सा हुआ, जल्दी से ये लड़की मेरे ऑफिस में होनी चाहिए वरना मैं तुम्हें फायर कर दूंगा अगर मुझे ये ऑफिस में 5 मिनट में ना मिली। वो संजीदगी से कहता वहाँ से उठा और मीटिंग रूम की जानिब बढ़ा, क्योंकि उस वक्त उसका एक ज़रूरी मीटिंग होने वाला था शुरू।
एजेंट एस जो शहरयार बख्त के ऑफिस में दाखिल हुआ था, सामने टेबल पर रखे उसके नेम प्लेट को देख शरीर मुस्कुराहट होंठों पर सजाए आगे बढ़ा। उस वक्त वो एक क्लीनर के कपड़ों में मलबूस वहां की सफाई करने लगा। जब बारी टेबल की आई तो वो तेजी से पीछे मुड़ा और जाकर दरवाजे को बंद करते ट्रॉली जो वो बड़ी मुश्किल से ऑफिस के अंदर घसीट कर लाया था, उसमें से अपने डॉग की गलाजत को दस्ताने पहनकर उसके नेम प्लेट पर फेरने लगा। शहरयार बख्त शाह के ऑफिस रूम में यकदम से गंदी बू फैलने लगी। एजेंट एस ने अपना काम खत्म किया और ट्रॉली घसीट कर बाहर ले जाने लगा। तभी रूम में शहरयार बख्त का सेक्रेटरी और नूरे हरम दाखिल हुए तो नूरे हरम को देखता वो विक्ट्री का निशान देकर बाहर निकला। जी, ये किस चीज़ की बदबू है यहाँ? यकदम से नूरे हरम नाक पर हाथ रखते नागवारी से बोली, मैं देखता हूँ। सेक्रेटरी ने रूम के चारों अतराफ में देखते हुए आगे हाथ बढ़ाकर कहा तो नूरे हरम ने टेबल की जानिब बढ़कर शहरयार बख्त शाह के नाम की प्लेट पर वो गंदगी देखते तंजिया अंदाज में मुस्कुराकर उस सेक्रेटरी को देखा। लगता है तुम्हारे बॉस को गंदगी बहुत पसंद है, वो तंजिया लहजे में कहती कहीं अंदर दाखिल होते शहरयार बख्त के दिल में आग लगाकर रह गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे गंदगी पसंद है या तुम्हारे उस शोर को? हाँ। वो शदीद गुस्से से रूम में दाखिल होकर उसे हाथ लगाने ही वाला था कि नूरे हरम ने हाथ ऊपर उठाकर उसे रोका। हमें हाथ लगाने का हक सिर्फ हमारे शाह साईं को है, हर ऐरे गहरे को नहीं, समझे? और खबरदार जो हमारे शाह साईं के बारे में कुछ भी कहा तो हम इस ऑफिस के साथ कहीं का नहीं छोड़ेंगे तुम्हें शाबक। वो शदीद गुस्से से उसे कहती उसकी नेम प्लेट को उंगली से इस तरह उठाकर जिस तरह से उस गंदगी की वजह से उसके हाथ गंदे ना हो, तमस्कराना नजरों से देखने लगी। ये नेम प्लेट की हालत देख रहे हैं? अगर हमारे शाह साईं पर से उस झूठी लड़की के इल्ज़ाम ना हटाए ना तो तुम्हारी भी यही हालत कर देंगे हम। नेम प्लेट पर लगी गंदगी को देखकर शहरयार बख्त शाह का दिल खराब होने लगा। वो खुद पर जब्त करता शदीद गुस्से से उस लड़की को देखने लगा। अगर तुम्हारा शोहर बेकसूर है तो खुद ढूंढ कर लाओ ना कोई सबूत, वो भी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, वरना जो ये सब गांव वाले और अपने खानदान वालों के साथ धोखा किया है ना, वादा खिलाफी करके उसने, वो मैं सबको बता दूंगा, फिर उसके साथ तुम भी जिंदा नहीं रहोगी। वो उसे यकदम से सबूत ढूंढने का चैलेंज देने लगा जो सोचे समझे बगैर उस चैलेंज को एक्सेप्ट करती उसे देखने लगी। मंजूर है हमें, अगर हम सबूत लेकर नहीं आए अपने शाह साईं की बेगुनाही साबित करने का और उन्हें बेगुनाह साबित ना कर सके तो तुम हमें खुद मार देना, लेकिन हमारे शाह साईं को तुम कुछ भी नहीं करोगे, वरना हम मर कर भी पीछा नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा। वो उसकी नीली आंखों में आंखें गाड़े शदीद गुस्से से बोली तो वो भी उसे सख्त नज़रों से घूरने लगा। उसकी आंखों से लग रहा था कि वो कामयाब होगी, जबकि शहरयार बख्त शाह की आंखों से लग रहा था कि वो हार जाएगी। लेकिन आगे क्या होने वाला था ये तो वक्त ही बताएगा। मतलब उसकी इतने दिनों की खौफजदगी की वजह ये हुलिया था। वो 2 दिन से देख रहा था उसे कुछ छुपाते हुए। जब भी वो डेरे पर वापस आता तो वो कोई चीज़ अलमारी में तेजी से छुपाती थी। बेडरूम में उसके कदम रखते ही जैसे वो किसी बात को लेकर डर जाती और खामखा बेडरूम को और भी ज़्यादा चमकाने लगती। मगर आज वो सिंध के गुजरात के कल्चरल लिबास में ज़ेब तन थी, बिल्कुल गुजरात की औरत की तरह साड़ी पहने, कलाई से ऊपर तक सफ़ेद चूड़ियाँ और माथे पर टीका, नाक पर नथनी जिसकी लड़ी कान तक जा रही थी और लंबे स्याह बाल कमर पर गिरे हुए। नूरे, चल क्या रहा है आपके दिमाग में आजकल? वो संजीदगी से कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा। जो वो सर झुकाए खड़ी थी उसे अपनी तरफ बढ़ते देख एक लम्हे को अपनी आंखें बंद कर गई। फिर जब उसे एक शरारत सूझी तो झट से आंखें खोलती अपनी साड़ी का पल्लू ऊपर करती उसे मायनी खेजी से देखने लगी, जो उसकी बेबाकी पर सटपटा कर रह गया क्योंकि उसकी गोरी कमर साफ नजर आ रही थी। वो तेजी से अपनी नजरें हटा गया उस पर से। अपने शर्मीले शोहर को वो अच्छे से जानती थी। अब वो जो करने जा रही थी वो उसे बताना नहीं चाहती थी, राज रखना चाहती थी। जो अभी अचानक उसके दिमाग में आया वो उसके सवालों के जवाब देने से बच सकती थी। वो सदा की बेबाक लड़की हमेशा अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से शाह साईं के दिमाग से वो सवाल निकाल देती थी जो शाह साईं उससे पूछने वाला होता। उस वक्त भी यही हुआ। उसकी बेबाकियत से उसका सारा ध्यान उस पर से हट चुका था। अब वो नज़रें नीचे झुकाकर खड़ा था। तभी वो अपने मजबूत कंधे पर एक नर्म हाथ का लम्स महसूस करता नजरें उठा गया तो सामने उसे अब पल्लू गिराए वो खड़ी नजर आई। वो उसकी आंखों में देखने लगा जहां पर एक चमक टिमटिमा कर उसे और ज्यादा हसीन बना रही थी। शाह साईं दिमाग का तो पता नहीं, लेकिन इस नाजुक से दिल में आजकल सिर्फ मेरे शाह साईं की हुकूमत चल रही है, सिर्फ तुम्हारे। गहरे लहजे में कहती वो उंगली से उसके चेहरे पर निशान बनाती
उसे बहकाने लगी। सिर्फ तुम्हारे शाह साईं की हुकूमत चल रही है इस नन्हे से दिल में गुस्ताख लड़की? या फिर उसकी ठोड़ी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाते वो बोझल लहजे में पूछने लगा। सिर्फ हमारे शाह साईं की। उन्होंने हमें कहीं का छोड़ा है जो हम किसी और के बारे में सोचें? नूरे जहां, आप इस तरह करके भी हमें बहकाने में नाकाम हो रही हैं। हमारे जहन में अभी तक वही सवाल चल रहा है जो 2 दिन से मुसलसल चल रहा था कि हमारी मोहतरमा आखिर हमसे छुपा क्या रही हैं। वो मुस्कुराते हुए बोला। वाकई उसकी इन हरकतों से वो अभी तक होश में था, क्योंकि वो इस बात को जानने के लिए अपने होश खोने से खुद को बचा रहा था, उसके जाल में फंसने से खुद को बचा रहा था, और वो कामयाब भी हो रहा था। शाह साईं, हम तो कुछ भी नहीं छुपा रहे और आप बहक रहे हैं, और आपके बहकने की गवाही है हमारी नाजुक कमर पर आपकी गिरफ्त है। शाह साईं, हम आपकी इन बेबाक अदाओं से आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं डरते। हम आपकी गुस्ताख लड़की जो हैं, और हमारी ज़िंदगी के 3 रूल्स हैं। एक, शरारत से ज़िंदगी को जीना। दूसरा, अपने शाह साईं के साथ रोमांस दिल खोल कर करना। और तीसरा, अपने शाह साईं को खूब तंग करना। आखिरी लफ्ज़ उसने दबाकर आंख का कोना दबाकर गजलान साईं से कहा। उसकी बेबाक निगाहों और लबों पर मचलती शरारत भरी मुस्कुराहट को वो जलती नजरों से अब घूर रहा था। उस गुस्ताख लड़की को सटपटाने और शर्माने पर मजबूर करने की बजाय उसे वो और ज्यादा बेबाकी और शरारत करने पर मजबूर कर देता था। जबकि दूसरी तरफ वो अपनी बेबाकियत से उसका ध्यान उस सवाल से हटा चुकी थी जो वो थोड़ी देर पहले उससे पूछ रहा था। वो इन सब से अपने शाह साईं को दूर रखना चाहती थी। वो उसे उसके माजी की तरह तकलीफ नहीं देना चाहती थी। वो जो करने वाली थी वो जानती थी कि वो बहुत खतरनाक है, लेकिन वो अपने शाह साईं के लिए ये खतरा भी मोल ले लेना चाहती थी। गुले रानिया मुसलसल अपनी बेटी यानी के रूम में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। आज वो उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और अब रात के 1:45 बज रहे थे। शहरियार बग का कोई पता नहीं था कि वो रात को इतनी देर तक क्यों बाहर है, और वो पता भी नहीं करना चाहती थी। एनी के सोते ही वो बाहर निकली और अपने रूम की जानिब बढ़ने लगी कि तभी उसे लिविंग रूम में कुछ गिरने की आवाज़ आई। तो वो उस जानिब बढ़ी। कौन है? सामने से किसी को लड़खड़ाते कदम अपनी जानिब बढ़ाते देखती वो खौफजदा होकर पीछे हटी और लरस कर बोली, गुल गुल का बख्त और बख्त का गुल, ये मैं तुम्हारा सनम। शहरियार बख्श शाह की नशीली आवाज़ जब उसके बेहद करीब सुनाई दी तो वो खौफजदा होकर पीछे बढ़ती सोफे पर जा गिरी। क्या वो शराब पी कर आया है? मगर क्यों? ऐसी कौन सी बात है जो वो शराब पीने पर मजबूर हो गया, जबकि वो तो इस चीज़ को कभी हाथ भी नहीं लगाता था। फिर आज उसने वो क्यों पिया? यही सब सोचती वो सोफे से उठती, खुद को उससे दूर करने लगी जो नशे में अपने होश तक से बेगाना होकर उसकी जानिब बढ़ रहा था। तो तुम नशा भी करते हो? कैसे मुसलमान हो? एक हराम शय को कैसे हाथ लगा सकते हो तुम? सोफे पर गिरी वो उसे खुद पर झुकते देख सख्ती से अपनी आंखों को बंद करके घबरा कर पूछने लगी, गुले जाना, मैं अपनी परेशानी को ख़त्म करने के लिए बस थोड़ा सा, इतना सा पिया है मैंने, इतना सा। वो सोफे के दोनों अतराफ अपने हाथ रखे नशे की कैफियत में बोला, जबकि गुले रानियाँ उसके मुंह से शराब की बू से अपनी जान निकलते महसूस करने लगी। क्यों पिया इतना सा भी? वो आंखें नीचे आहिस्तगी से बोली तो शहरियार बख्श शाह ने नशे से सुर्ख होती आंखों से पहली बार उसके हसीन चेहरे को देखा था। गुले जाना, तुम तो अपने करीब भी नहीं आने दोगी, इसलिए मैंने वही पुराना सहारा लिया। अगर तुमने मुझसे दूर रहने का वादा ना लिया होता तो मैं इस हराम शय को कभी गले ना लगाता, बल्कि अपनी परेशानी को तुम्हारे सहारे ख़त्म करता। नशे में भी वो अपनी हद पार करने से घबरा रहा था। थोड़ा दूर होकर वो नशीली आवाज़ में बोला, जबकि गुलेरानिया उसके दूर हटते ही झटके से आंखें खोलकर उसको देखने लगी जो दूर खड़ा उसे हसरत से देख रहा था। ऐसी कौन सी परेशानी है जो तुम इस चीज़ का सहारा ले रहे हो? वो उसकी नशीली आंखों में देखते हुए बोली, मेरी बड़ी परेशानी की वजह गुले रानिया तुम हो। तुम पर हक रखने के बावजूद मैं तुम्हें छूने की इजाज़त नहीं पा रहा। वो नम लहजे में कहता अचानक उस पर गिरा तो गुले रानिया उसके भारी वजूद को पकड़ते हुए लड़खड़ा गई, जबकि वो नशे में पता नहीं क्या क्या बुड़बुड़ा रहा था। नूरे हरम और मेहरमा खान क्लब में मीरब बेग के दोस्तों से उसकी असलियत पूछने गए थे। उन्हें अपनी बातों में उलझाने की वजह से उन दोनों ने भी मजबूरन ड्रिंक किया, ताकि उन लोगों को उस पर शक ना हो कि वो क्लब में उस नीयत से आई थी
वो और मेहर खान और उसका भाई सलमान स्कूल के ज़माने से एक साथ थे। तीनों की उम्रों में फ़र्क होने के बावजूद भी वो अच्छे दोस्त थे और वो स्कूल के ज़माने से एक टीम की तरह स्कूल में अपने दुश्मनों से लड़ते। जब भी कोई दोस्त मुश्किल में होता तो ये तीनों टीम मिलकर उसकी मदद करते। आज जब नूरे हरम गजलान शाही की वजह से परेशान थी और जब उसने उन दोनों से फ़ोन पर ये बात शेयर की तो दोनों स्कूल के ज़माने की तरह इसको एक मिशन बनाकर काम करने के लिए जुट गए। आज भी क्लब उनके मिशन का दूसरा पार्ट था जो वो पूरा करने आए थे, जो नूरे हरम और माँ महर ने मिलकर सरअंजाम देना था। अब नूर और हरम के हाथों में वो सब रिकॉर्ड किए गए सबूत थे जो मीरब बेग को गुनाहगार साबित करने में काम आ सकते थे। वो दोनों नशे में मस्त होकर यूएसबी को लहरा लहरा कर और दूसरे हाथ में हील वाले जूते, वो दोनों सुनसान सड़क पर चल रही थी। दोनों उस वक्त बेबाक और मॉडर्न लुक में थी। नूरे हरम ने सुर्ख स्कर्ट और माँ महर ने ग्रीन स्कर्ट पहना था जिसमें उनके जिस्म दावत नज़ारा पेश कर रहे थे। वो ये लुक अपने प्लान के मुताबिक बनाकर उस क्लब में गए थे। अब काम खत्म होते ही वो दोनों सड़क पर पक्की शराबियों की तरह झूमती गुनगुनाती जा रही थी। नशे में हम है या ये रात नशीला है। वो और माँ महर खाली सड़क के बीचों बीच जाकर खड़ी होकर अपने हाथ ऊपर उठाते हुए अपनी नशीली आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से सड़क के बीच गाने लगी। नहीं, ये रात नशीला है। माँ ने झूमते हुए ज़ोर ज़ोर से कहा, माँ, दोस्त, मेरी बहन, वेट करो, रुको। नूरे हरम जो ज़ोर ज़ोर से गुनगुना कर नाच रही थी वो माँ महर को देखती डगमगाते कदमों से उसकी जानिब बढ़ी और उसके सुर्ख सफ़ेद गालों को ज़ोर से खींचने के बाद उसके चेहरे की लंबाई को नापने लगी। नापने के बाद वो अचानक नीचे सड़क के बीचों बीच पाँव फैलाकर बैठी, फिर दोनों पैरों को ज़ोर ज़ोर से पटक कर रोते हुए बोली, माँ, ये तुम्हारा चेहरा इतना बड़ा कैसे हो गया? अब तुम्हें हमारा राजा कैसे ब्याह कर ले जाएगा अपने साथ? अरे मेरी माँ मोटी हो गई, अब इसे इसका राजा नहीं बल्कि इसे कोई मोटा हलवाई ब्याह कर ले जाएगा अपने साथ। हाय मेरी मासूम माँ, अब तेरा क्या होगा? माँ मेहर खान ये सुनकर उसके साथ सड़क के बीचों बीच उसके साथ बैठी और गला फाड़ कर रोने लगी। दोनों रो रो कर उस सड़क को सर पर सवार किए हुए थी। तभी एक गाड़ी आकर रुकी। माँ, मेरी जान, मेरी बहन, दोस्त, लगता है तुम्हारा मोटा हलवाई सनम तुम्हें लेने आ गया। नशे की वजह से नूरे हरम अटक अटक कर रो रो कर माँ को अपने गले से लगाती जोर जोर से बोलने लगी और माँ भी उसके गले लगकर बच्चों की तरह रोने लगी। नहीं नूरी मेरी बहन, मुझे नहीं जाना इस मोटे सांड हलवाई के साथ, मुझे बचा लो मेरी बहन। माँ मेहर खान किसी के कदमों की आवाज़ पर जोर से गला फाड़ फाड़ कर रोते हुए नूरे हरम को सख्ती से पकड़कर कहने लगी, माँ, तेरी दोस्त अभी जिंदा है, देखते हैं वो सांड हलवाई मेरी दोस्त को कैसे ब्याह कर ले जाता है साथ। नूरे हरम अपने अजली जलालीपन में बोली। माँ महर को सख्ती से खुद से लगाते हुए अटक अटक कर बात करने लगी। दूसरी तरफ गजलान साईं और आलमदाद अभी डेरे से निकलकर हवेली की जानिब तेजी से बढ़ रहे थे। सामने दो लोगों को सुनसान सड़क के बीचों बीच बैठे देख आलमदाद ने गाड़ी रोकी और गजलान साईं के इशारा का मुंतज़िर वो बाहर देखने लगा। जब गजलान साईं ने उसे इशारा किया तो वो बाहर निकला और सड़क के बीचों बीच बैठे उन लोगों की जानिब बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसे सामने बैठे लोगों के जिस्म से पता चल रहा था कि वो लड़कियां हैं। आलमदार जब उन दोनों के पास पहुंचा तो सामने शाह बीबी को एक 19 साला लड़की के साथ उसने जिस हुलिये में देखा वो तेजी से अपनी नज़रें नीचे झुकाकर पीछे गजलान साईं की जानिब बढ़ा जो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। जब उसने सारा माजरा उसे कह सुनाया तो वो उसे हुक्म देकर खुद से भी गाड़ी से निकल आया। नूरे, ये सब क्या है और ये लड़की कौन है और आप रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? गजलान साईं उन दोनों के पास पहुंचकर उससे पूछने लगा, जबकि उसे उस लड़की को सीने से लगाए देख उसकी पेशानी पर लातादाद बल नमूदार हुए। उसे गुस्से से उस लड़की से जुदा करता वो उसे खड़ा करते हुए सख्त नज़रों से घूरने लगा जो नशे में झूम रही थी। शाह साईं, ये हम दोनों का राज है, हम नहीं बताएंगी, और ये मेरी बहुत ही क्यूट दोस्त है, लेकिन साईं ये मोटी हो गई है और इसका वो हलवाई मोटा सनम वो किधर गया? वो उसकी बाहों में झूलती अपनी आवाज़ में बोली, नहीं नूरी, मुझे नहीं जाना उस सांड के साथ, मुझे बचाओ। तभी पीछे से गजलान शाही ने उस लड़की की चीख सुनी तो वो पीछे मुड़ा, जबकि नूरे हरम जो नशे में थी अपनी माँ की आवाज़ पर वो भी मुड़ी तो सामने आलमदाद को माँ महर के पास खड़े देख वो गुस्से से आलमदाद की तरफ बढ़ी। दूर रहो हमारी माँ से, सांड हलवाई। नूरे हरम आलमदाद को जोर से पीछे धक्का दे गई जो पीछे आते गजलान साईं से टकराया।
क्या हम हलवाई सांड? आलमदाद अपने नाम को ये सुनकर शॉक्ड रह गया, जबकि गजलान साईं ये नाम सुनकर अपनी हंसी बमुश्किल जब्त किए खड़ा उन दोनों नाजुक लड़कियों को देखने लगा, जो दोनों वापस सड़क के बीचों बीच बैठकर इसी तरह रोते हुए एक दूसरे को दिलासा दे रही थी। हाँ, तुम वही सांड हो और मोटे हलवाई भी हो जो मुझे ब्याह कर ले जाने आए हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाऊंगी। नूरी, इसे मारो। माँ ने आंसू पोंछते अपने हील वाले सैंडल आलमदाद की तरफ उछाल दिए, तो उसकी देखा देखी नूरे हरम ने भी अपने सैंडल आलमदाद की तरफ फेंक दिए, जो सीधे गजलान पर जा गिरे। ए लड़की, क्या बकवास कर रही हो तुम? हम शादी करेंगे और वो भी तुम जैसी शराबी लड़की से? हमारा दिमाग सलामत है, अभी खराब नहीं हुआ जो ये बेवकूफ़ी करेंगे। आलमदाद ने सब गुस्से में कहा। आलमदाद को उनसे बहस करते देख गजलान साईं ने सख्त लहजे में कहा, साईं हुक्म। आलमदाद गजलान साईं की आवाज़ पर अदब से सर झुकाकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। आलमदाद, उस लड़की को आप संभालो, मैं शाह बीबी को संभालता हूँ। गजलान साईं के हुक्म को सुनता वो साकित रह गया, क्योंकि साईं उसे वो हुक्म दे रहे थे जो साईं के खुद के असूलों के खिलाफ था। वो उसे एक नामहरम लड़की को छूने का कह रहा था। उसका हैरान होना बजा था।